तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कराया है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा था कि ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल का कोई उतना फर्क नहीं पड़ रहा था। चार्जेस दी हुई थी और ये चार्ज फाइंड करना था क्या है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या थी कि देखो स्टैंडर्ड एंगल नहीं होता है वेक्टर क्वांटिटी में, तो उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करके तोड़ते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट में रिजॉल्व करा इस दोनों को। यहाँ पर मेन बात है कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होती है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों चार्जेस सेम थे और वर्टिकल कंपोनेंट ऐड होंगे इन दोनों के, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए इसको अपोजिट डायरेक्शन होना पड़ेगा इस नए चार्ज के लिए। तो यहाँ से हमें क्यू डैश का साइन का पता चल जाता है, ठीक है, कि ये अपोजिट साइन का होगा, तभी तो अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक करेगा, पैदा करेगा। तो मान लो कि ये सब तो प्लस है ना, तो क्यू डैश का साइन जो है वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। यहाँ से एक ये ऑब्जर्वेशन आ गई। अब उसके बाद मेन चीज़ आती है कि स्टैंडर्ड एंगल तो दिया नहीं है, तो एंगल क्या निकालेंगे। तो एंगल निकालने के लिए ये साइड एंड हाइट दी हुई है, तो पाइथागोरस लगा करके tan थीटा से हम लोग एंगल निकालेंगे और यहीं से sin थीटा निकालेंगे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 चीज़ दिए हुए थे, सिलेंडर, क्यूब और स्फीयर, ठीक है। और उसमें 2-3 मेन वर्ड थे, उनमें से एक मेन वर्ड था कि सेम मेटल के बने हुए हैं, आइडेंटिकल मास है, इसका यूज़ बाद में हो, ठीक है। इतने सारे दिए हुए थे डाटा। और सिलेंडर का जो हाइट था वो डायमीटर के बराबर था, ठीक है। इसको इन तीनों को एक एक वाटर में रखा गया। इन तीनों का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था, वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था। तो पूछा था कि सबसे जल्दी कूल कौन होगा। उसमें एक पॉइंट जो याद रखने की जरूरत है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से कहते हैं कि कूलिंग रेट जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, नॉर्मल एरिया, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो इसका रेशियो निकालना था हमें इन तीनों के लिए। तो इन तीनों के लिए सर वॉल्यूम और एरिया का फॉर्मूला लिखा, ठीक है, और इन तीनों का रेशियो निकाल दिया, एरिया अपॉन वॉल्यूम का रेशियो निकाल दिया, ठीक है। अब मेन दिक्कत है कि ये तीनों अलग अलग वेरिएबल में है, तो इनको कंपेयर कैसे करें। कंपेयर करेंगे तो फिर पता चलेगा कि सबसे पहले कौन कूल हुआ। तो इसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट दिया होता है कि सेम मटेरियल और सेम मास के हैं, तो देखो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास भी सेम है और मटेरियल सेम है तो डेंसिटी तो सेम रहेगी। तो अगर ये दोनों सेम है तो सबका वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए। तो मान लिया कि हमने सबका वॉल्यूम वी है, ठीक है। तो अब इसका वॉल्यूम वी के इक्वल किया, इसका वॉल्यूम वी के इक्वल किया, इसका वॉल्यूम वी के इक्वल किया। तो ए R1 और R2 को वी के फॉर्म में कन्वर्ट करा और तब जाके कंपेयर किया, तो पता चला कि क्यूब का जो ये रेशियो है वो सबसे ज़्यादा आया है। तो जो सबसे ज़्यादा आएगा वो सबसे जल्दी कूल होगा। और इसमें एक नॉर्मल दिमाग में लगा सकते थे कि जिसका एरिया सबसे ज़्यादा एक्सपोज होगा वो सबसे ज़्यादा कूल हो सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एन मॉलिक्यूल प्रेशर और वॉल्यूम दिए हुए हैं, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी बहुत ही डिफरेंट बात हो जाती है। यहाँ पर मेन ट्रिगर पॉइंट था कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, इसका मतलब हमें फाइंड करना था। इसका मतलब वो पूछ रहा था एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस लैंग्वेज को इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। उसके बाद देखो काइनेटिक एनर्जी ये होती है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी, इसी काइनेटिक एनर्जी को मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे और एन जो होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 kT हो जाएगा। और एक ये रिलेशन है, तो ये पी वी इक्वल टू एन आर टी इक्वल्स टू एन के टी। तो यहाँ से हम के टी की वैल्यू निकल जाएंगे जो कि हो जाएगा पी वी बाई एन। और इसी पी वी बाई एन को यहाँ पे रख देंगे तो ये एवरेज के ई का वो फार्मूला निकल गया। सो दैट्स इट, फार्मूलेज है बस। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा था कि एक मास है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 है और एंगल फाई है, ठीक है। तो उसको हमने क्या करा कि फे का प्रोजेक्टाइल मोशन करवाया, तो टाइम t पर उसकी एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एंगुलर मोमेंटम का जनरल फार्मूला लिखा, एक पॉइंट से एक डिस्टेंस तक का एंगुलर मोमेंटम बताने के लिए जनरल फार्मूला क्या होता है। तो जनरल फार्मूला एंगुलर मोमेंटम का होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, पी लीनियर मोमेंटम का फार्मूला लिखा, यूनिट मास 1 दिया हुआ था तो 1 पुट करा, तो p इक्वल्स टू वी वेक्टर हो गया। तो फाइनल फार्मूला हमारे इस क्वेश्चन के लिए ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट है काइनेमेटिक इक्वेशन का, कि उसको कंपोनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमने इनिशियल पे भी p इक्वल्स टू 0 पे भी कंपोनेंट में तोड़ा, t इक्वल्स टू t पे भी कंपोनेंट में तोड़ा, और s इक्वल टू u प्लस हाफ a स्क्वायर का जो है वो कंपोनेंट के फॉर्म में इक्वेशन लिखा कि x में कितनी चली है और y में कितना चला है, ठीक है। तो ये दोनों पोजीशन वेक्टर हो गए, क्योंकि r वेक्टर क्या होता है, r वेक्टर क्या होता है, rx प्लस ry, यही होता है क्या प्लस j कैप। तो ये दोनों इक्वेशन आ गई। और ऐसा ही हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करा कि कंपोनेंट में तोड़ करके v इक्वल टू u प्लस u इक्वल्स टू क्या v इक्वल्स टू u प्लस a, वो इक्वेशन इसमें लगाई, ठीक है। अब क्या हमारे पास एक r वेक्टर आ गया x i प्लस y j और v वेक्टर आ गया v i प्लस v j, ठीक है। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट वाले मेथड से किया, तो यहाँ तक पहुँच गया। इन दोनों को बहुत अच्छे से कैलकुलेट करके फाइनल आंसर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड मॉड ले लेना है। मेन फार्मूला याद रखना था प्लस बाकी सब तो नॉर्मली है। तो लीनियर मोमेंटम का फार्मूला याद रखना था। क्वेश्चन नंबर 15 देखा था, तो ऐसा कुछ सिस्टम था कि एक मास था, छोटा मास रिवॉल्व कर रहा था, रेडियस r थी। मेन पॉइंट यहाँ पर था कि ग्रेविटेशनल मतलब एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, मेन चीज़ एनर्जी और इसके बीच में कुछ रिलेशन पूछ रहा था, तो दोनों के फार्मूले को सेम टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल कर लिया, ठीक है। तो वहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इस पार्टिकल की वेलोसिटी उसे काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, हाफ एम स्क्वायर करके, और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला लिख दिया ग्रेविटेशन वाला, टोटल एनर्जी दोनों को प्लस करके इतना आ गया, ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव आया है क्योंकि ये पार्टिकल बाउंड जैसे मून घूम रहा है ना, तो नेगेटिव एनर्जी आएगी, तभी तो बाउंड का वो वाला कंडीशन याद है, ई ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 और नेगेटिव, तो वाली कंडीशन यहाँ पर यूज हुई। तो अब एनर्जी का तो एक फॉर्मूला आ गया। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लाना था इसी जी एन एम आर के टर्म्स में, तो दोनों को स्क्वायर किया, वी की वैल्यू यहाँ पर पुट करी, तो ये वैल्यू आ गई। दो फॉर्मूले आए, सब्स्टिट्यूट के बाद एल की वैल्यू आई, ई की वैल्यू ये आई, तो यहाँ से फिर मतलब सॉल्व भी करना है, एल को ई के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, तो इक्वल कर देंगे फिर हो जाएगा। यहाँ पर मेन एक चीज़ समझ में आई कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो एंड इनफाइनाइट सेपरेशन, इस लाइन का कोई वैसा कोई मतलब था नहीं, तो फिर क्यों लिखा था। बाकी क्वेश्चन आसान था, बस फॉर्मूला से।
तो क्वेश्चन नंबर 16 में एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स दिए हुए हैं, तो भाई हर किसी को याद नहीं कर सकते। तो देखो पी टाइप पहचानने का तरीका होता है, जैसे कि क्वेश्चन में होता है कि जी जो है वो डोप किया गया आयन में। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होता है कि जी का ग्रुप नंबर पहचानो और वैलेंसी पहचान लिया और दोनों को यही करो। अब मान लो कि जो पहला है फर्स्ट जो डोप किया जा रहा है उसके पास ज़्यादा वैलेंसी है, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रह जाएगा पूरा पेयरिंग के बाद, तो एक होल क्रिएट हो जाएगा। सिंपल ये वाली ट्रिक याद रखो। तो मान लो इसको डोप कर रहे हैं, इसमें अगर इसकी वैलेंसी ज़्यादा इससे भी कम है तो होल क्रिएट होगा तो पी टाइप रहेगा। ऐसे ही एन टाइप में ये पहला स्टेप ये है कि एलिमेंट का ग्रुप नंबर लिखना और वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना। फिर ट्रिक क्या है, ये ट्रिक क्या कहता है कि जिसको डोप कर रहे हैं वो उसके पास अगर वैलेंसी कम है, इसके पास 4 इसके पास 5 है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा और यहाँ पर टाइप होता है। तो 2 स्टेप है, पी टाइप और एन टाइप में ग्रुप नंबर लिखो, वैलेंसी लिखो और ये 2 बॉक्स फॉलो करो। अगर ये लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, जी डोप इन आयन रहे तो देखो फर्स्ट एंड सेकंड इस पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ज़्यादा रहे, दूसरा सेकंड कम रहे तो होल क्रिएट होगा, फर्स्ट कम रहे और दूसरा सेकंड ज़्यादा रहे तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो एन टाइप हो जाएगा। और फ्रिंकल इफेक्ट तो याद ही करना पड़ेगा। तो जेड करता है, फ्रिंकल क्या है, फ्रिंकल डिफेक्ट। और फ्रिंकल डिफेक्ट का एक ये याद रख सकते हैं कि लार्ज साइज डिफरेंस है ना, जेड और इसमें साइज डिफरेंस ज़्यादा है तो इसलिए फ्रिंकल डिफेक्ट करता है। तो ये सब याद रखना पड़ेगा, रटना वाली चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 16 सिंपल है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनामिक्स का थोड़ा मिक्सचर है। थर्मोडायनामिक्स से एक फॉर्मूला यूज हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक सा चीज़ कि ये जो डाटा दिया रहता है वो क्या मतलब उसका। तो सबसे पहले इस चीज़ को रिएक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। पहला वाला तो समझ में आया, दूसरा वाला को रिएक्शन में कन्वर्ट कैसे किया वो थोड़ा सा डाउट है। इन दोनों हाफ रिएक्शन के लिए इनोट की वैल्यू ये और ये दी हुई है, ठीक है। अब इस दो हाफ रिएक्शन से मुझे ये वाली रिएक्शन बनानी है, तो बनाने के लिए सबसे पहले वही प्लस माइनस ही करते हैं रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मल। तो हाँ वो प्लस एंड माइनस वाला कॉन्सेप्ट भी लिखना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट हाफ रिएक्शन को फ्लिप करना पड़ेगा, तो फ्लिप करने से इनोट पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी लिखना पड़ेगा। फ्लिप करके रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 ऐड करके ऐड में साइन भी लगेगा, तो ऐड करके तो हमें अपनी फाइनल ये वाली रिएक्शन की इक्वेशन मिल गई। तो ये इक्वेशन आगे हमारा मेन काम था इनोट से, तो इनोट हमारा फाइनल ये हो गया। अब हमें हम एन के निकालना था, तो थर्मोडायनामिक्स का फॉर्मूला ये वाला यूज़ किया, डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट माइनस आर टी एल एन के, और यहाँ से एल एन की वैल्यू निकाल दी। तो मेन कनेक्ट क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक वो प्लस थर्मो के ऑल फॉर्मूले भाई याद होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 प्योर थ्योरेटिकल से कि हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट फेज में है, फेज होता है सॉलिड गैस, ठीक है। तो अगर ये सब अलग अलग फेज में रहेंगे तो हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम होगा, और सेम फेज में रहेंगे तो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम होगा। तो पहला ऑप्शन तो हेटेरोजेनियस है। दूसरा ऑप्शन जो है वो क्या कहता है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, तो इसमें सारे जो है वो लिक्विड स्टेट में ही है, तो ये होमोजेनियस हो जाएगा, हेटेरोजेनियस नहीं होगा। तो ये थियोरेटिकल पॉइंट था जो आराम से इजीली नंबर दिला सकता था। तो केमिस्ट्री में थियोरेटिकल पॉइंट्स तो करके ही जाना। तो 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा था कि 60 डिग्री सेल्सियस पे जो है 50% N2O4 जो है वो डिसोसिएट होता है NO2 में, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू बताओ इस रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहला काम, कोई भी रिएक्शन दिखे तो उसको वैलेंस किया जाता है, तो रिएक्शन वैलेंस कर लिया। उसके बाद ये 50% डिसोसिएशन वाली लाइन का मतलब क्या है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा जो वो 0.5 है, ठीक है। मैक्सिमम ये 1 हो सकता है। तो आप ये डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालने के यहाँ पर एल के जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम के पी का इस्तेमाल करेंगे, कैसे भी कर सकते थे, कोई भी करो। अब के पी कैसे निकलेगा, कुछ तो दिया नहीं है, तो मान लेते हैं कि इनिशियली N2O4 के पास 1 मोल था, इसके पास 0 मोल था। वो मोल कॉन्सेप्ट का लास्ट वाला पेज वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा, यहाँ पर 2 था बैलेंस रिएक्शन में। तो ठीक है, टोटल मोल्स हमारा ये हो गया। तो अभी हमने मोल्स निकाला, हम क्या निकाला, केपी निकाला। तो अब केमिकल काइनेटिक्स में जो पार्शियल प्रेशर होता है, क्योंकि केपी का फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में आ जाती है। तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ जो भी है टाइम्स टोटल प्रेशर 1 atm दिया हुआ है। तो यहाँ से हम केपी निकाल लेंगे और केपी को इसके ये डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के में पुट कर देंगे, तो हमारा डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट और केमिकल काइनेटिक्स को जोड़ दिया, ये अच्छा कॉन्सेप्ट था। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24, अब ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है। तो 2 तरह के बच्चे होते हैं कि एक पहला तो भाई फुल ये रिएक्शन होगा वो रिएक्शन होगा, ये सेट करके करते हैं। मैं उनमें से मैं हूँ सेकंड बच्चा जो भाई ट्रिक्स यूज़ करता है और स्टैंडर्ड नेम रिएक्शन में रट के जाता हूँ, इसी से मेरे ऑर्गेनिक में मार्क्स अच्छे खासा बन जाते हैं। तो देखो वन ऑफ द ट्रिक्स मेरी क्या है कि 24 नंबर क्वेश्चन है ना, तो इसमें मेरे को एक्सपेंड करना है। तो देखो जैसे ट्रिक ये है कि भाई जितनी भी मान लो चीज़ें रिएक्टेंट एंड रिएजेंट मिल रही है ना, उतनी चीज़ें ही प्रोडक्ट में रहेंगी, ठीक है। तो जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन तो यूज़ हो गया, N2 है तो N2 यहाँ पर हो गया, Cl है तो यहाँ पर Cl हो गया। अब बचा क्या अपने पास, इथेनॉल बचा। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, और जिसमें एक O आता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैं करूँगा अब ऑप्शन एलिमिनेट। देखो फर्स्ट वाले में 2 O है गया, 2 O है गया, और ये तो बहुत बड़ा, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। 2 Cl थोड़ी इसके पास, मतलब देखो ये ट्रिक बैलेंस रिएक्शन प्लस जितने रिएक्टेंट में चीज़ें हैं उतनी ही प्रोडक्ट में चीज़ें होंगी। ये वाली ट्रिक से ये वाले क्वेश्चन हो गए, प्लस कोई और भी ट्रिक आएगी तो इसे मैं डाल दूँ, मतलब यूज़ करूँगा। तो ऑर्गेनिक के लिए यही है, इसे प्रॉपर करेंगे। और अभी इतना भाई, अभी मैंने ध्यान दिया, देखो मैंने जो बताया था ना कि ये वैलेंसी का भाई, ये देखो ये लाइन भाई इसके बाद में कभी कैसे है भाई, ये देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो काउंटेड एज बॉन्ड इन द कोऑर्डिनेशन नंबर, बट इन क्लासिकल वैलेंसी ऑफ बोरॉन हियर ओनली इट्स नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड आर काउंटेड। तो भाई ये वाली जो चीज़ है ना, इसको मास्टर करना पड़ेगा, क्योंकि आइजर यही सिंपल सा क्वेश्चन था, पर ये वाला पॉइंट भाई, ये वाला पॉइंट मुझे फर्क नहीं पड़ता और सब एक्सेप्शन क्या होता है, पर एग्जाम में ये वाला पॉइंट है ना, इससे तो मैं गलत नहीं करता, इस चीज़ को मास्टर करना। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा था कि BF3 और Pt2O जो है वो बॉन्ड बना रहा है, तो बोरॉन का कोऑर्डिनेशन नंबर, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था। सबसे पहले अब ऐसे डायरेक्ट बोलते हैं कि यहाँ पर स्ट्रक्चर ही बनाना पड़ेगा। लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हम वैलेंसी लिखते हैं, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देते हैं। देखो इस चीज़ को कंफर्म करना पड़ेगा तुम्हें कि भाई जैसे बॉन्ड होता है ना, कितने बॉन्ड बना सकता है, वो बोरॉन 3 बॉन्ड ही बनाना चाहेगा। ये जो है ना वो एक लोन पेयर के रूप में रह सकते हैं, ठीक है। 3 बॉन्ड ही बनाना ये प्रेफर करता है, ये नहीं कि अब 5 बॉन्ड बना रहा है, वो सब एक्सेप्शन केस हो जाएंगे। तो बोरॉन 3 बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है। प्लस ऐसे ही लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसका भी बन जाएगा, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर की कहानी तो पता ही है
कि कोई भी रिएक्शन केमिस्ट्री में होती है या फिर कोई भी बॉन्ड बनता है तो वो स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए ही बनता है। तो भाई पी देखो, इनिशियल डायग्राम पी का कैसा था, बोरॉन ऐसा था, तो 3 बॉन्ड बनाए भाई साहब ने, तो एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया। अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए पी ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब क्या करेगा कि ऑक्सीजन अटैक करेगा इस पर, ठीक है, और ये अपना तो इसका जो भी स्टेबिलिटी बनाएगा। तो लास्ट में मैंने ये गलती कर दी, ऐसा नहीं बनेगा, लास्ट में ऐसा कुछ बनेगा, देखो ऐसा स्ट्रक्चर कुछ बनेगा, ठीक है। तो एक बार लुईस स्ट्रक्चर को मास्टर कर लेना है, लुईस स्ट्रक्चर से डायग्राम कैसे बनाता है वो मास्टर कर लेना है। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल एटम, ऐसे ही याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम भाई, मतलब लुईस स्ट्रक्चर बना लो। तो अभी थोड़ा कुछ गड़बड़ हो रहा है, कोऑर्डिनेशन वैलेंसी करते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय द एटम, ऑक्सीडेशन नंबर तो वो प्लस माइनस करके होता है वही। तो इस चीज़ को मास्टर कर लेना, ठीक है। तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो आइसोमरिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो ये बताओ कि कितने जीआई शो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, जिसके यहाँ पर 4 दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद इसकी ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं, जो कि ये स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। अब स्क्वायर प्लेनर है, जीआई क्या होता है, बेसिकली यूनिक, सिस और ट्रांस कितने हैं, वो कितने बन सकते हैं, उसकी काउंटिंग को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहते हैं। इसका ट्रिक जो है वो सॉल्विंग फ्लो में लिखा हुआ है। ट्रिक क्या है कि मान लो तुमने स्ट्रक्चर बना लिया, अब किसी एक लिगेंड को फिक्स कर दो, ठीक है। मान लो एक को मैंने फिक्स कर दिया, अब कोई एक डायरेक्शन ले लो, ठीक है। मैंने मान लो कि ये वाला डायरेक्शन ले लिया कि ये जो है इसकी तरफ देख रहा है, अब इसकी तरफ देख रहा है, तो यहाँ पर कितने लिगेंड जो बचे हुए हैं, कितनी कैसे कैसे रख सकते हैं, वो सारा काउंटिंग टोटल जीआई हो जाएगा। तो एक बार मैंने सी रखा तो मान लो एक आइसोमरिज्म ये बन गया, ठीक है। फिर ये तो फिक्स ही है, इसी की जगह पर मैंने डी रख दिया तो मान लो एक और आइसोमरिज्म फिक्स हो गया, और इसी की जगह पर मैंने बी रख दिया तो एक और आइसोमरिज्म हो गया, तो टोटल 3 आइसोमरिज्म हो गए। तो 2 ही पोजीशन करनी है, ठीक है। जैसे मान लो कि ऐसा भी रहता कोई कंपाउंड, तो यहाँ पर एक ही को फिक्स कर देते, एक ये डायरेक्शन ले लेते और यहाँ पर सारा को चेंज करके देख लेते सारा। हाँ, पर ये है कि ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मन में नहीं होगा, ठीक है। और ये हो गया एक मतलब छोटा मोटा स्ट्रैटेजी टाइप। अब ये है कि अगर कहीं तुक्का या फिर किसी चीज़ का बात हो, क्योंकि जीआई थोड़ी कमजोर है, तो जीआई जो होता है ना कोऑर्डिनेशन में 0, 2 और 3 ये की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। 3 से ज़्यादा जीआई तो बहुत कम ही स्ट्रक्चर मतलब देते ही नहीं, ठीक है। इतना बात हो गया क्लियर। अब कि जो वो था कि 1 लाइनर है ना, लिखना कि एक क्वेश्चन को एक लाइन में कैसे निपटाना, तो भाई उसमें सॉल्विंग फ्लो लिखना है, ये वाला माइंड मैथ में दिया हुआ था ना, उसके बाद सॉल्विंग फ्लो, भाई वो सॉल्विंग फ्लो लिखना है। तो दैट वाज इट। तो भाई क्वेश्चन नंबर 27 पे आ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 ये है कि इनमें से बताओ कौन सा इंटरस्टिशियल हाइब्रिड बनाता है, ठीक है। तो देखो मेरे नोट्स में ये पॉइंट लिखा हुआ था डी ब्लॉक में कि इंटरस्टिशियल हाइब्रिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, पर भाई पीवाईक्यू लगाना इसका इंपॉर्टेंट है। क्विक है कि मतलब मैं जो 5 और 6 रिवीजन करूँगा ना, तो लिखना स्टार्ट भाई मैं क्वेश्चन, उसके बाद नोट्स ऐसी प्राइवेट हूँ। चलो अभी इस क्वेश्चन पाते हैं। तो इंटरेस्ट ये प्योर थ्योरेटिकल चीज़ है भाई। इंटरस्टिशियल हाइब्रिड जो है वो मेनली कौन फॉर्म करता है, डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म करते हैं, मतलब फॉर्म करते हैं। एफ ब्लॉक तो बहुत रेयर भाई, बहुत ना के बराबर, और छोटे एटम लाइक जैसे एच। तो ये हो गया इंटरस्टिशियल हाइब्रिड की यही कंडीशन है। उसके बाद आयनिक हाइब्रिड, मतलब ये 2 एक्स्ट्रा पॉइंट है, क्या पता क्या आ जाए। वो एस ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म करते हैं, और कोवेलेंट हाइब्रिड जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म करते हैं। तो इसमें देखो ए एंड डी तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया, और ये देखो वाई भी एंड ट्रिलियम, इसमें से एक एफ ब्लॉक एलिमेंट है जो कि फॉर्म नहीं करता, और एफ एंड मैग्नीशियम भाई परफेक्ट ऑप्शन, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे थ्योरेटिकल पॉइंट भाई, इसलिए पीवाई की सबसे पहले बनाने। तो भाई क्वेश्चन नंबर 29 है कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को कंपेयर करना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज के वो सब पढ़ लेते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होता है, तो भाई कुछ नहीं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वो होता है कि एक बॉन्ड को जो है ना वो तोड़ने में कितनी एनर्जी लग रही है, वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है। नाम एंथैल्पी मतलब हीट एनर्जी भाई, ठीक है। तो देखो नॉर्मली केस में क्या होता है कि जो छोटे बॉन्ड रहते हैं ना, जैसे सिंगल बॉन्ड, मतलब नहीं, जो छोटे बॉन्ड रहते हैं ना, स्मॉल बॉन्ड वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली होता है, पर भाई इतना सिंपल क्वेश्चन आइजर में आया है तो कुछ तो बात होगी। तो इसमें एक एक्सेप्शन होता है भाई, लोन पेयर रिपल्शन, नॉर्मली ये कंडीशन होती है, पर एक्सेप्शन जब आ जाता है ना, देखो फ्लोरीन में जो है लोन पेयर रिपल्शन होता है, जिसके कारण एफ बॉन्ड वीकर रहता है CL बॉन्ड से, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ FF जो है ना वो कम होगा एज कम्पेयर टू CL के। तो भाई ये एक्सेप्शन याद रखना जरूरी है। तो अब इसमें एक पॉइंट जो मैं रिवीजन करते वक्त याद रखूँगा कि पीरियोडिक टेबल में लोन पेयर रिपल्सन कितने एटम्स के बीच में फेमस है और कंडीशन क्या होती है। तो बस यही था क्वेश्चन नंबर 29। भाई क्वेश्चन नंबर 28 क्या ही बवाल क्वेश्चन है। तो पहले देखो कि CO एक कोवेलेंट कंपाउंड दिया हुआ है, इससे स्पिन पूछ रहा है और कलर पूछ रहा है। तो पहले तो स्पिन निकालते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये मोनोटॉमिक और क्या दिया हुआ था, मोनोडेंटिक, ठीक है। तो ये दोनों से हमें पता चला कि ये -1 देगा, ठीक है। तो फिर CO का कोऑर्डिनेशन का मतलब ये निकाला, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, और देखिए CO का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। इसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाली, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में D6 आया। अब देखो D6 आ गया तो यहाँ से स्पिन कैसे डिसाइड हो सकती है, D6 आ गया तो यहाँ से स्पिन 2 तरीके से डिसाइड हो सकती है। एक तो स्पिन ये डिसाइड हो सकती है कि सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पेयर्ड अप है, ठीक है। तो मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप है, तो यहाँ से एक मतलब एक वे हो गया कि लो स्पिन है। और दूसरा जो एक और नया चीज़ पता चला कि देखो CO+3 है ना, तो ये हाई पॉजिटिव चार्ज, मतलब CO पे +3 हाई पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा नॉट जो है वो वेरी लार्ज होगा, और डेल्टा नॉट वेरी लार्ज किससे होता है, लो स्पिन से। तो ये दोनों वे से कोई भी वे यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों वे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से पता चल गया कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब भाई कलर की बारी, कलर इज़ इंपॉर्टेंट, तो वो अब भाई देखो कलर वाला पार्ट आया भाई, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
देखो यहाँ पर डेल्टा नॉट सी एफ एस सी लार्ज आया था, ठीक है। तो भाई ये वाली लाइन रिवाइज करते हो तो जरूर से जरूर लिखनी कि सी एफ एस सी ज़्यादा आया था तो इसका मतलब हाई लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा। अब हाई लाइट एनर्जी किसकी होती है बेबी गौर में? वॉलेट और ब्लू की हाई लाइट एनर्जी होती है। तो इन दोनों को तो ऑब्जॉर्व ही कर गया, तो कौन सा रीजन देखने को मिलेगा? बाकी जो बचे वो रीजन, और ऑप्शन में ग्रीन येलो ब्लू यही 3 दिए हुए हैं। तो मीन्स ब्लू तो हट गया, तो ग्रीन येलो रहेगा। तो येलो और ग्रीन रीजन में से एक कलर हो सकता है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। बहुत सही क्वेश्चन है। इसमें एक जो ट्रैप है भाई वो क्या है कि मोनो एनाइनिक लिगेंड दिया हुआ है ना, तो ऑटोमेटिकली WFL और SFL कर लेते हैं, तो वो एक ट्रैप हो सकता है यहाँ पर। तो ऐसे ही करना था। देखो एक बार लास्ट में सरप्राइज करते हैं, मोनो एटॉमिक और जो भी दिया हुआ था उससे -1 कंसीडर किया, वो वाली कंडीशन भी लिख देना, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल के फिर करते गए भाई। काफ़ी सही क्वेश्चन था, स्टार क्वेश्चन थी। ये क्वेश्चन नंबर 31 है, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। VRMS का फॉर्मूला ये होता है भाई। मतलब फिजिक्स में भाई स्कोर करना सबसे ज़्यादा आसान है आइजर में भाई। मतलब तुम्हें बस सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज याद होना चाहिए भाई। और मेरे नोट्स भाई इतने तगड़े हैं मत पूछो यार। उस सारे फार्मूले को लिख लिख के भाई, फिजिक्स का एक ही नियम आइजर में मुझे लग रहा है, सिर्फ फार्मूला कितना एकदम टंग पर है भाई। जैसे एकदम टिप ऑफ टंग फार्मूला, उसको भाई सिर्फ फार्मूला फार्मूला फार्मूला। अभी तक ज़्यादा वो नहीं देखे हैं, ये एनर्जी कंजर्वेशन, ये वो तीस दैट प्लांट इनफान, भाई फार्मूला ही सब कुछ है भाई फिजिक्स में। सिर्फ फार्मूला एकदम जवान पे रटे होने चाहिए भाई। भाई मेरा IIT में भाई एक ही वो है कि जो क्वेश्चन मुझे आता है बहुत मुझे अच्छे से आता है, जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता क्यों भाई मैं उसे रट ही जाऊँगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, थ्योरी लग रहा है क्या, जब तक वो मेरे बस में रटने के भाई मैं उस क्वेश्चन को रट ही जाऊँगा। जैसे ये क्वेश्चन है, एम्बुलेंस और एक कार आपस में आ रही है, तो पूछ रहा है कि मान लो जो कार में एक लेडी बैठी है उसको सायरन जो चेंज होता है, जब पास आते हैं तो सायरन की आवाज़ तेज रहती है और दूर जाते हैं तो सायरन की आवाज़ कम हो जाती है। तो वो चेंज इन सायरन की आवाज़ क्या है? तो भाई डॉपलर इफेक्ट पता है, तो डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के लिए मैं रट ही जाऊँगा। अप्रोच के लिए क्या होता है कि सायरन जो फ्रीक्वेंसी है गिवन स्पीड ऑफ लाइट प्लस ऑब्जर्वर मतलब जो फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है, और सोर्स मतलब जो फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है उल्टा लिख दिया मैंने। तो ये डॉक्टर्स के दो फॉर्मूले मैं रख ही जाऊँगा। और चेंज इन डिटेक्टिव फ्रीक्वेंसी होती है F अप्रोच -F रिसाइड। तो भाई यही है जो PIQ मुझे मान लो कि समझ नहीं आएंगे भाई, मैं उसके फॉर्मूले रख ही जाऊँगा लिख लिख के। जैसे कि यही सेम चीज़ किसी और मैंने बनाई भाई, मेरे से क्वेश्चन बन जाएगा भाई। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है ना, वो देखो दो बॉडी है A एंड B, उन दोनों का टेम्परेचर दिया हुआ है, स्पेसिफिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, दोनों को टच करवाता है, T होता है। तो इन 4 ऑप्शन में से चूज़ करना है कि क्या होगा, ठीक है। तो देखो भाई ये क्वेश्चन मेरे लिए थोड़ा सा अलग जोन में चला जाता है, इसके लिए मैं प्योर रटिफिकेशन करूँगा। तो देखो जैसे ये एक लाइन है ना, इसका मतलब क्या होता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसका मतलब ये होता है भाई कि हॉट बॉडी जो है ना वो मोर हीट रिलीज़ करना चाहिए एक सेम टेम्परेचर पे आने के लिए, और कोल्ड बॉडी को लेस हीट कंज्यूम करना पड़ेगा उसी सेम टेम्परेचर पे आने के लिए। मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या होता है कि मान लो जैसे TA है मान लो 50 डिग्री सेल्सियस, और TB है मान लो कितना, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को आना है T फाइनल पे, दैट इज़ 30 डिग्री सेल्सियस। नहीं नहीं 30 डिग्री नहीं, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस, ऐसा ही कंडीशन है। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पर आने के लिए इसको 30 डिग्री लूज़ करना पड़ेगा TA को, और यहीं पर आने के लिए इसको 10 डिग्री ही गेन करना पड़ेगा। तो इस लाइन का मतलब भाई ये है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए भाई मैंने इसको प्रॉपर एक रटिफिकेशन वाली ट्रिक बना ली है कि C मीन्स स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक अगर हीट अगर टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो ज़्यादा ही होगा दोनों के एवरेज से, ठीक है। अगर स्पेसिफिक ही कॉन्स्टेंट होती है तो ये तो एवरेज के बराबर होता है, ये फॉर्मूला भी है। और अगर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो छोटा होगा। तो इसको रट ही लूँगा मैं। हाँ बाकी इसका मेन मतलब तो ये था जो रट लूँगा इसमें, ये 3 कंडीशन में रट लूँगा, स्पेसिफिक हीट, वेरिएशन विद टेम्परेचर। तो भाई अभी 1:40 हो रहे हैं और 4 जोन हो गए। तो भाई मैं मोस्टली अब स्किमिंग ही करूँगा। स्किमिंग क्या होता है कि जो फार्मूला बेस्ड है उसका ऐसे ही भाई। क्वेश्चन नंबर 36 फार्मूला बेस्ड मुझे आता है, मतलब सॉल्व करना था। ये 3 फार्मूला लगेंगे, ये 3 फार्मूला बस लिख देना है। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 36। तो भाई स्किमिंग में अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करे। भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन का सिंपल सा चीज़ है कि भाई तुम्हें मतलब क्या कहते हैं फॉर्मूला ज़्यादा होना चाहिए। तो ये तो फॉर्मूला लिखे हुए मेरे नोट्स में, तो ये तो फॉर्मूला सिंपल लगाने थे और एक्सलेशन को के टर्म्स में बताना था, तो हो गया। बस इतना ही था भाई, सिर्फ फिजिक्स में भाई फार्मूलाज ही हैं, सिर्फ फार्मूलाज ही हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कोएफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन होता है, डिस्टेंस फिक्स्ड है। तो भाई देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिख देंगे। अब जो कि डी फिक्स्ड है तो साइलेंस तो एक कांस्टेंट है, तो कैपेसिटेंस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो लीनियर एक्सपेंशन में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों भी चेंज होता है। तो भाई ये डायरेक्ट वो रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले जैसा, ये तो नया लेंथ हो जाएगा L टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा, ऐसे ही ब्रेथ नया हो जाएगा तो नया एरिया, न्यू एरिया जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। और एज कैपेसिटेंस जो है एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो सी न्यू भी ऐसे ही हो जाएगा। अब पूछा था चेंज, तो चेंज सी न्यू माइनस सी ओल्ड हो जाता है, जो कि सी ही था, तो फाइनल आंसर ये हो जाता है। तो मेनली ये था एक्सपेंशन, किसी भी चीज़ का एक्सपेंशन होता है। तो जैसे एल ओल्ड था तो इसका लीनियर एक्सपेंशन हो गया, अल्फा कोएफिशिएंट दिया हुआ तो न्यू एल न्यू क्या होगा, एल न्यू ये होगा। तो बस सिंपल था, फॉर्मूले से होना चाहिए सारे। अब ये देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 59 है, काफी आसान क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ना। क्या पूछ रहा था कि MnO4 माइनस जो है वो Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है 1 मोल, ठीक है। इसका बताओ कितना टाइम लगेगा, करंट 2.5 एम्पीयर है। तो सबसे पहले क्या करना था कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था। तो MnO4 माइनस में +7 में है मैग्नीशियम और इसमें +2 में, तो +7 से +2 गया तो मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का गेन करा, ठीक है। और ये एक मतलब रिमेंबर डाटा की चीज़ है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, वो 1 फेरेड के बराबर होता है, 1 फेरेड 96,500 कूलम के बराबर होता है। तो 5 मोल में 5F के बराबर चार्ज हो जाएगा। फिर I को क्यू बाई टी करके टी का वैल्यू निकाल देना। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें बस एक ये चीज़ था जो बड़ी पता होना चाहिए था। बाकी अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो भाई नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे पता नहीं किसी और कॉन्सेप्ट का, बस ये क्वेश्चन आएगा तो नहीं छोड़ेगा।
तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है भाई? देखो क्वेश्चन नंबर 61 क्या है कि होमोजेनियस रिएक्शन हुआ है, A = 20 डिग्री सेल्सियस, Kp कैसे दिया हुआ है, डेल्टा H दिया हुआ है, डेल्टा U पूछा है। तो सिर्फ दो फॉर्मूले लगेंगे भाई, Kp = Kc m × डेल्टा Ng। सबसे पहले होगा इसका यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, उसके बाद दो फॉर्मूले लगेंगे, यही दो फॉर्मूले याद रखना है सर। यूनिट कन्वर्जन की ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, सिंपल आगे बस वैल्यू लिखी है और बस यही है। तो ये दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। फॉर्मूला बेस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है, स्टीरियोआइसोमर इस मॉलिक्यूल का कितने हैं वो बताने का। स्टीरियोआइसोमर क्या होता है, 2 to the power n + 2 to the power x - मीसो वाले जो भी है। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर, जितने भी कायरल सेंटर है ना इस कार्बन में, तो वो सब x में आ जाएंगे। तो एक तो ये कायरल सेंटर है और एक ये भी कायरल सेंटर है, दो कायरल सेंटर हो गया। और नहीं ये दोनों तो वैलेंसी सेम है, तो ये दोनों तो हो नहीं पाएगा, ये दोनों भी नहीं पाएगा। तो n की वैल्यू तो 2 आ गई, ठीक है। अब x क्या है कि इज मतलब क्या होता है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहाँ पर है। उसके बाद बोथ हैव 2 डिफरेंट ग्रुप। तो जैसे मान लो ये पूरा एक सिस्टम हो गया ना, तो उसमें 3 ग्रुप होने चाहिए, इसमें से एक सेम होगा और 2 डिफरेंट होंगे। तो चलो ये दोनों सेम वाले हो गए और ये दोनों डिफरेंट ग्रुप हो गए, मतलब ये EZ शो करेगा। तो x = 1 हो गया। अब चलो मीसो फाइंड करते हैं। मीसो क्या होता है कि अगर पूरे स्ट्रक्चर में कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो केस माइनस और एक माइनस करना पड़ेगा। जितने मीसो मिलेंगे उतना माइनस करना पड़ेगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है नहीं, इधर 3 इधर नहीं, इधर 3 अलग ग्रुप इधर तो नहीं है। तो स्टीरियोआइसोमर का 2 to the power 2 + 2 to the power 1 - 0 4 + 2 = 6 6 तो हो जाएंगे। नहीं फॉर्मूला गलत हो गया, यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ऐसा है, ठीक है। 2 to the power n टाइम्स 2 to the power x, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 8 आ जाएगा। तो यही था इस स्ट्रक्चर के लिए, ये कभी गलत नहीं हो सकता मेरा। तो भाई क्वेश्चन नंबर जो 65 है हमारे को कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पता करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले ना 3-4 पॉइंट्स मतलब पहले से याद रखनी होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो रिएक्टिविटी इंक्रीज कर देगा, मतलब वो ऑर्डर पूछ रहा है ना अभी, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जल्दी रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम रिएक्ट करेगा। जैसे वो CH3 है ना, वो इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो लेस होगा। उसके बाद NO2 जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और देखो कोई भी रिएक्शन क्यों होती है, स्टेबिलिटी पाने के लिए, ठीक है। स्टेबिलिटी पाने के लिए नहीं होगी तो रिएक्शन होगा ही नहीं। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए NO2 जो ऑर्थो और पैरा पे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा पे NO2 ज़्यादा स्टेबल होता है, मेटा पे स्टेबलाइज नहीं हो पाता, तो यहाँ पर कम ही चांस है कि रिएक्टिविटी होगी। तो पैरा तो इसलिए सबसे पहले 2 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद फिर अपने जो दो बचे हैं H और OCH3 में से प्लस आई, इफेक्ट कौन ज़्यादा देगा वो देखना पड़ेगा, उस हिसाब से हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है कि ऐसे रिएक्टिविटी में सबसे पहले कि स्टेबिलिटी पाने के लिए रिएक्टिविटी होगा, और ये कुछ पॉइंट याद रखने रहते हैं। एंड NO2 OCH इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सिंपल देखो इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पड़ा रहता है, फिर पोजीशन देखनी रहती है, फिर कंपाउंड देखने रहता है कौन सा कंपाउंड लगा है, ठीक है। तो यही 3 चीज़ें होती हैं, इन 3 चीज़ों को मास्टर कर जाओ बस हो गया। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 66 केमिस्ट्री में इजी क्वेश्चन भी आते हैं। तो लिखा हुआ है कि रिलेटिव एनर्जी कंपेयर करनी है सोर्स प्रोजेक्शन के लिए। इसका एक लॉजिक सिर्फ ये था कि जितना बड़े ग्रुप क्लोज होंगे उतना ज़्यादा स्टैटिक रिपल्सन होगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। तो ये सोर्स है ना, इसको इस वाले में कन्वर्ट करके देख लेना। तो CH3 ये दोनों पास में है, तो ज़्यादा स्टैटिक रिपल्सन तो फोर्थ ज़्यादा होगा, बड़े ग्रुप ज़्यादा क्लोज, मोर स्टैटिक रिपल्सन लार्जर एनर्जी। सिर्फ यही लॉजिक था, इतना सिंपल क्वेश्चन +4। तो भाई क्वेश्चन नंबर 67 पूछ रहा था कि N2O4 NiCO4 जो है वो डायमैग्नेटिक क्यों है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही है कि देखो जो पढ़ा है ना वही है, सिर्फ स्टिक टू नोट्स भाई, फालतू की चीज़ें। डायमैग्नेटिक क्या पढ़ता रहा दिमाग से बचपन से, पूरा ऑक्टेट फील होना चाहिए। हाँ सिर्फ यही रीज़न है, कोई नया रीज़न नहीं आ जाएगा। प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टिक टू नोट्स, ऐसे 4 ऑप्शन देकर कंफ्यूज नहीं होना। हाँ मुझे ये वाला आता है, इसके कारण हो सकता है, इसके साथ कंफर्म हूँ मैं कि होगा तो मैं इसको टिक मार के आ जाऊँगा, ये 3 को उतना वैल्यू नहीं करूँगा। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 67। इतने क्वेश्चन आसान भी आते हैं भाई साहब, सारे क्वेश्चन इजी है क्या। 67 क्वेश्चन नंबर पे कह रहा है कि इनकरेक्ट डायवेलेंट दिया, टॉपिक नंबर 25 दिया है, तो वो बताना। देखो सबसे पहले टॉपिक नंबर 25 दिया होता है तो उसे पता है कि मैग्नीशियम के बारे में बात कर रहा है। और डायवेलेंट का मतलब क्या होता है कि तो वैलेंसी होना चाहिए Mn2+। अब Mn+2 का देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है और SFL एंड WFL में O2G और EG वाला डायग्राम बनाना है। प्लस उसके बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू n+1 कुछ फार्मूला, मैग्नेटिक मोमेंट फार्मूला से अपने से उसे यूज़ करना है। उसके बाद फिर जो ऑप्शन चेक करना है कि टेट्राहेड्रल, वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये सब करके चेक करना है। तो सिंपल सा था, ऐसा कुछ सिंपल क्वेश्चन था। तो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा था कि Al2Cl6 में बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल कंपेयर करना था। तो सबसे पहले ये ध्यान दो कि Al2Cl6 कुछ B2H6 की तरह सिमिलर नहीं लग रहा है, और B2H6 बनाना बॉन्ड बनाता है, तो बनाना बॉन्ड से ही कंपेयर कर देंगे हम। तो यहाँ पर देखो सिंपल सा बनाना बॉन्ड बना लिया, इसमें पता चल रहा है कि जो ब्रिज लेंथ है भाई वो ऑब्वियसली टर्मिनल लेंथ से ज़्यादा है, और लेंथ इज बॉन्ड लेंथ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल होता है। तो ब्रिज लेंथ अगर ज़्यादा है तो ब्रिज एंगल कम होगा और टर्मिनल ज़्यादा होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, बस नोट्स रखने हैं और ये ऑब्जर्वेशन थोड़ी थोड़ी लेनी है भाई। ये देखो कॉन्फिडेंस गेम क्या होता है फाइनल एग्जाम में, काल्मनेस मतलब शांति, मुझे सब आता है वो क्या होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ 5 तारीख मेरे लास्ट में, 6 तारीख में बस काम रहूँगा, सब आराम करूँगा, चिल करूँगा। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 69 है, इसमें बोल रहा है कि CH ये तीनों कंपाउंड में से कौन सा जो है वो लीनियर चेन बनाता है और कौन सा क्रॉस लिंक चेन बनाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि मान लो कुछ भी है, ठीक है। तो लीनियर चेन बनाने के लिए कितने तरह से बाउंडिंग करवानी पड़ेगी। सबसे पहले तो कि भाई वो जो होता है ना अपना इलेक्ट्रॉन कौन देगा कौन नहीं, वो पता करना है। जिससे बॉन्ड बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्लोरीन डोनेट करेगा, फिर वो डालेगा, तो वो बॉन्ड बना पड़ता है। तो लीनियर के लिए क्या होता है कि मान लो कोई भी चीज़ है तो लीनियर कैसे बनेगी, जब 2 साइड से वो बॉन्डिंग करवा पाएगा, ठीक है। तो 2 साइड से बॉन्डिंग करवाने के लिए यहाँ पर तो एटम तो चाहिए, तभी तो SiCl तभी तो यहाँ पर कुछ लग पाएगा, तो लीनियर बॉन्डिंग हो पाएगी। तो ये लीनियर के लिए हो जाएगा। लीनियर के लिए यहाँ पर 2 चाहिए, अब ब्रांच के लिए यहीं पर 3 चाहिए। और देखो अगर यहाँ पर सिर्फ एक रहता ना, तो भाई तुम सोचो एक रहेगा और ऐसे बहुत सारे रहेंगे, तो ये तो कर ही नहीं पाएगा ना, इससे ये मिल जाएगा, ये दोनों तो छूट जाएंगे, तो ये लीनियर कहाँ हुआ। तो सिंपल दिमाग लगा के भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। दिस इज द कॉन्फिडेंस भाई एग्जाम एंड कॉन्फिडेंस, कितना दिमाग चला रहा हूँ, रट क्या है वो कितना दिमाग चला रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 71 ये करना था कि FPCl का बॉन्ड एंगल हमें फाइंड करना था। तो सबसे पहले एक पॉइंट जो ध्यान रखने की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयरन होता है वो एग्जैक्ट पोजीशन प्रेफर करता है। ये देखो पहले तो ये PF3Cl2 का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये एक प्लेन है ना, तो इक्वेटोरियल वाले ऐसा है, और दो डंडी जैसे एक्सियल इक्वेटोरियल। तो मोस्ट स्टेबल बनाना था, तो यहाँ पर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आयरन क्या है, फ्लोरीन। तो दोनों एक्सियल पे रख दिया था, हमारे पास एक फ्लोरीन बचा और 3 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन बचा। हाँ तो एक हटा दो, तो ऐसा कुछ बन गया। इन दोनों के बीच में एंगल 120 हो जाएगा, थोड़ा सा है तो बस रट लो 90 और 120 डिग्री एंगल, कुछ रटने नहीं पड़ेंगे। ऐसा ही अगर PF3Cl2 जैसा कोई स्ट्रक्चर आए तो वहाँ पर मैं 90 और 120 डिग्री ही मार लूँगा।
120 डिग्री मार क्या होगा। तो भाई क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा था कि मतलब एक कंपाउंड को बेंजीन में डिसॉल्व कर लिया गया तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर। तो भाई इसमें देखो इतने ही फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है, ये भी आता है मुझे, ये भी आता है, ये भी आता है। यहाँ पर मेन पॉइंट क्या था, सबसे पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐसे लिखो, उसके बाद फिर डिसाइड करो कि इसका मोल्स कितना होगा, मोल्स कितना होगा। मतलब ये सब फॉर्मूले में जैसे इसमें होता है ना, मोलैलिटी में पहले सॉल्यूट आता है फिर सॉल्वेंट आता है, तो इन सब चीज़ों का यूज़ और प्लस भाई ऐसा यूनिट, बाकी सब तो सिंपल है। तो बस यही था। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा था कि केपी और केसी का जो ग्राफ है वो बनाना था, ठीक है। तो उसमें एक फार्मूला ये सिंपल सा पहले भी लिख चुका हूँ, यही करना था। इसमें डेल्टा एन जी की वैल्यू 2 आ जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा, टी के पी बाई के सी। तो सिर्फ फार्मूले हैं, केमिकल काइनेटिक्स में भी सिर्फ फार्मूले ही याद करना है। तो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 113 जो है वो क्या कह रहा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी दी हुई है, इससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। भाई ये प्योर दिमाग वाला क्वेश्चन था, इसमें कॉन्सेप्ट याद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो कॉन्सेप्ट होता है कि लार्ज जंप इन आयोनाइजेशन एनर्जी तब ऑकर होता है जब सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। पर तुम भाई देखो, जो दिमाग खोल के जाएगा ना एग्ज़ाम में, वो ऐसे भी देख लेगा कि भाई ये तीनों डाटा तो एक रेंज में दिए हुए हैं, ये दोनों डाटा एकदम बूस्ट किए हुए हैं, और ये 3 डाटा एक रेंज में दिए हुए हैं, ये एक डाटा बूस्ट कर रहा है। तो या तो आंसर 3 4 होगा या तो 2 1 होगा, और 2 1 तो ऑप्शन में है नहीं, तो 3 4 ही। तो भाई दिमाग ज़रूरी नहीं है कि हर कॉन्सेप्ट पता ही हो, कुछ ऐसे में दिमाग नॉर्मल जनरल दिमाग लगा के भी सॉल्व किया जा सकता है।